मेरे सम्मानित प्रिय, आरंभ है, प्रचंड है और प्रहार है। एक्चुअली ये जो आप टाइटल देख रहे हैं ना, ये टाइटल मतलब इस टाइटल के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। ये वो टाइटल है जो आपको नौकरी की तरफ मुखातिब करेगा, नौकरी की तरफ ले जाएगा। इसमें एक अहम बात यह है, इस बात को थोड़ा समझिएगा कि प्रहार को समझने के लिए थोड़ा सा आपको करना क्या पड़ेगा कि अपने आप को थोड़ा समायोजित करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए एक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, एक बेस लाइन आपका तैयार होना चाहिए। और जो तैयारी के उस मुकाम पर पहुंचे हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी तुरंत जस्ट स्टार्टिंग फेज में है, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, उनके लिए तो फाउंडेशन बैच तो बेहद जरूरी है। क्योंकि फाउंडेशन में चीजों को आराम से समझिएगा और कोई आप आगे और पीछे नहीं हुए हैं। आप देखते होंगे कि जो बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत किए हैं, उन दोनों के बीच जो फासला होता है वो 6 या 7 महीने के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। एक मैक्सिमम एफर्ट तक दोनों चले जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो अगला कैंडिडेट है वो कितना एफर्ट लगा रहा है, जो पीछे से कैंडिडेट जा रहे हैं वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमने लिखा है, इसमें टाइटल बड़ा अच्छा है, एक झलक प्रहार। इसे कहते हैं प्रश्नों का सही विश्लेषण। और रियल में अभी जो माहौल तैयार है, हर लोग को देखिएगा कि माइक लगा करके बोर्ड पर आकर के जीएस पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाना कोई तकलीफदेह बात है नहीं, क्योंकि आपके पास रीटेक की व्यवस्था, आपके पास एडिट की व्यवस्था होती है। लेकिन मैं इस प्रहार को अपने क्लासरूम में ऑफलाइन में चलाता था। जो मेरे बच्चे होंगे, मेरे से कनेक्टेड होंगे, उन्हें पता होगा कि इस प्रहार में पूरे 1 घंटे में 2000 2500 कितना क्वेश्चन होता था मुझे भी पता नहीं, और मुझे खुद पता नहीं होता था कि मैं किस ट्रैक से आगे बढ़ूंगा, किस ट्रैक से अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा, कौन सा ब्रांचेज मुझे मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, बायो का एग्रीकल्चर फील्ड मिल जाएगा, या फिर अन्य चीजों की तरफ मिसलेनियस क्लासेस में चला जाऊंगा, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी मेरे पास एक प्रारूप है, इस प्रारूप को समझिएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल करेंगे हम लोग। बस इतना जानिएगा कि प्रहार हमारे सभी बच्चों के बीच में काफी पॉपुलर रहा है, और अब इसे पॉपुलर करने का पूरा पूरा जिम्मा आप लोग को जाता है कि इस चीजों को, जिन चीजों के बारे में हिंदुस्तान को मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, उन चीजों को आप लोगों से रूबरू कराएं, आप बच्चों तक रूबरू कराएं। और इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं जो हमारे एनर्जी लेवल को बहुत बूस्टअप करना चाहते हैं, या बहुत हाई लेवल में मेरी एनर्जी को देखना चाहते हैं। क्योंकि प्रहार में एक अच्छे एनर्जी लेवल की आवश्यकता होती है, और इस एनर्जी को लाने का पूरा पूरा जिम्मा आप लोग के पास है। कि जो कोई लोग भी हैं जिन्हें नेशनल लेवल पर जगह दी गई है, तो कम से कम एक जो नया कंसेप्ट है जिसको मैंने खुद ब खुद इंट्रोड्यूस किया है, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार प्रहार जैसे प्रारूप को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, और इसका परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिलता है कि अक्सर इस प्रहार के माध्यम से 2 से 3 महीने में बच्चों का जो लेवल है, जो रिफ्रेशमेंट है, जो प्रैक्टिसेस है, वो बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो इस बार आप लोग का दायित्व बनता है, क्योंकि मुझे तो ये कहना बड़ा अनुचित टाइप का लगता है, क्योंकि एक डिमांड, चूंकि हम शिक्षकों का दायित्व बनता है कि आप लोग को बहुत कुछ देना, लेकिन कभी कभी आप लोग से एक डिमांड होता है, आपसे अप्रिसिएशन होता है, और आपको पता है कि आप हमारे क्लासरूम में है नहीं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को हम देख नहीं पा रहे हैं, जिससे काफी हम ऊर्जान्वित हों। तो पक्का है कि आप लोग के द्वारा इस चीज का जो एश्योरेंस है, वो एश्योरेंस आपके शेयर और आपके लाइक से हमें मिलेगा। तो पक्का है कि अब तक मैंने इन बातों को आपके समझ कभी आपसे इन बातों को इंटरेक्ट नहीं किया था, लेकिन आज मैं इन बातों से आप लोगों को कह रहा हूं कि इस प्रहार को नेशनल लेवल पर ले जाओ, ताकि मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरे मेहनत करने के जज्बे में और इजाफा हो, और हम इस पर इसके वॉल्यूम को बढ़ाएं। तो चलते हैं। आज चूंकि ये प्रहार का एक ग्लिम्स है, एक झलक है, एक झलक ही इसको बोल सकते हैं, प्रश्नों का सही विश्लेषण। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा चीजों को हम लोग समझेंगे। आप लोग को पता है कि एक दिन में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, एक ही क्वेश्चन में चैप्टर बहुत सारा खत्म हो जाएगा। तो प्रहार एक ऐसा माध्यम है जहां से हमें राउंड अप लगाने में बड़ा बेहतरीन, बड़ा मजा आता है। क्योंकि आप मेरे सामने है नहीं,
आधे से अधिक प्रश्नों का जवाब तो आप लोग देते थे, लेकिन आज चूंकि हमें खुद ब खुद इमेजिनेशन पे काम करना है, तो आराम से अपने माइंड को सेट करके रखिए और चीजों को समझिएगा। देखिएगा, हम लोग इस पर आगे की और बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा हम और इसको बीच में ले आए तो ज्यादा एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला एक क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहला सवाल पर हम लोग काम करते हैं। देखिएगा, बोलता है कि हाल ही में भारत सरकार ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन देखिए ये सवाल बहुत पुराना, यूपीपीसीएस का ये सवाल पूछा गया है। मैं आप लोग को, किसी बच्चे ने भी शेयर किया है फेसबुक पर 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन, बड़ा मजा आया क्वेश्चन को देख करके। मैं इस बार उसी क्वेश्चन को डील कर दूंगा। मेरे पास क्वेश्चन आना चाहिए, और मैंने देखा कि उसमें 5 क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअसली 5 क्वेश्चन 5 जोन का है, और हमें जोन चेंज करने में बड़ा मजा आएगा उसमें। तो अभी तत्काल हम इस पर बात कर लेते हैं। इस पर भी देखिएगा, एक क्वेश्चन से हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आखिरकार किसी क्वेश्चन पर प्रहार का क्या मतलब होता है। आप लगातार एक ही तरह के किताब को पढ़ते पढ़ते उब जाइएगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, 5 पन्ना रटने का काम करते हैं, आज 5 पन्ना जीएस, फिर कल 5 पेज, फिर 5 पेज, वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका इंटरेस्ट लेवल उतना मजा नहीं आएगा। आप इमीडिएट जवाब दीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब जो जीएस के क्वेश्चन का पैटर्न है वो पूरी तरह से सर्चिंग जोन है। आपको सर्चिंग जोन लगाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि इसके माध्यम से करंट अफेयर्स को कहां तक हम ले आ सकते हैं, करंट अफेयर्स के माध्यम से हम लोग इकोनॉमिकल बैंकिंग में कहां तक जा सकते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस में कहां तक जा सकते हैं। तो ये सारे चीजों को एक बेहतर तरीके से रीअरेंज करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इस माध्यम को अब तक किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और अगर किसी ने इस माध्यम को शुरू किया भी होगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन आया नहीं था, हो सकता है इस ऑनलाइन को किसी ने शुरू भी किया होगा प्रहार के नाम से, तो पक्का मेरी ही कॉपी होगी। इस पर आप कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट जो पोजीशन है, इस कंप्लीट पोजीशन का इनिशिएशन एक कह सकते हैं एक प्रयोग है, मेरे द्वारा एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को मैंने बहुत दूर तक पहुंचाया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। थोड़ा ध्यान से लगा के देखिएगा, नए बच्चे भी इसको, क्योंकि थोड़ा इसको स्लो पढ़ाएंगे, कारण क्या है कि कुछ नए एस्पायरेंट भी इसको देख रहे होंगे कि आखिर इसका माजरा क्या है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग इनिशिएट करते हैं, कैसे उन सवालों में हम लोग अपने आप को शामिल कर पाते हैं। तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि हाल में भारत सरकार ने, हाल ही में मतलब उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निर्धनता उन्मूलन के लिए आत्म सहायता समूहों को एक निम्न ब्याज दर पर ऋण देने के प्रस्ताव स्वीकार किया है। वह ब्याज दर है, एक्चुअली है क्या, उस साल का यह सवाल होगा। इस सवाल में हम लोग को क्या करना है कि अब ढूंढना है। तो एक आ गया भारत सरकार, गलती से भी भारत सरकार पर फोकस नहीं करेंगे, ये तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को करेंगे तो इसके सारे प्रोग्राम को, इसके सारे तथ्यों को इंडियन पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, सारे चीजों से जोड़ करके वो डिफाइन करना पड़ेगा। पता चला कि ये एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा सिस्टम आ गया। तो अब देखिएगा, दूसरा हम लोग के पास टॉपिक आता है महिला सशक्तिकरण। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, यानी वुमेन इंपावरमेंट की जो बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, एक टॉपिक हम लोग यहां दिख रहा है। अब आपको लगता है कि सर ये महिला सशक्तिकरण का जो टॉपिक है ये आखिरकार कहां से कोऑर्डिनेट होगा, कहां से इसको कोरिलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे क्लिक करके देखते हैं कि, देखिए ध्यान से, देखिएगा, अब ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, इस टॉपिक को आप कहां कहां ले जा सकते हैं, बहुत जगह ले जा सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट की बात है तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसके डेटा संबंधी जितनी बातों होगा उसमें इकोनॉमिक्स का तो लेखा जोखा आएगा, इकोनॉमिक्स से इसको रिकरेक्ट कर सकते हैं। और इससे संबंधित सारे प्रोग्राम को अगर हम लोग क्लियरिफाई करें तो वो इकोनॉमिकल जोन से आकर के रिकरेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम लोग चाहेंगे इसको तो हम लोग भारतीय संविधान के साथ भी इसको रिकनेक्ट कर सकते हैं, यानी इंडियन पॉलिटी के भी पार्ट में वुमेन इंपावरमेंट को हम लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं। और ये चैप्टर अभी काफी पॉपुलर चल भी रहा है। करीब करीब एग्जामिनेशन की जिसमें ऐसे की बात होगी तो महिला से संबंधित या वुमेन से संबंधित अगर आप क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपका एक पार्ट क्लियर है, उन सवालों को आप लिखने लायक होते हैं। दूसरा है कि निर्धनता उन्मूलन की बात की गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी एलिमिनेशन। अब यहां पर पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात है तो ध्यान देना है कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण, दूसरा निर्धनता उन्मूलन,
यानी कि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो हम लोग के पास एक चीज समझिएगा, हम लोग के पास ये पोजीशन पहुंचता कहाँ है। तो इस पोजीशन को हम लोग को समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज करना पड़ेगा कि हमारे पास पहले आ गया किसका, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज द वुमेन एम्पावरमेंट। पहला आ गया वुमेन एम्पावरमेंट और दूसरा हम लोग के पास आता है निर्धनता उन्मूलन। तो इसको हम लोग काम करते हैं दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी एलिमिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप एक चीज बताइए कि ये दो चैप्टर अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर लें, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात कर लें, पॉवर्टी एलिमिनेशन पर बात कर लें, और फिर एक तीसरा लाइन हम लोग के पास आता है आत्म सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द SHG। इसके बारे में भी हम लोग अगर बात करें तो दैट इज द, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसके बारे में भी हम लोग को पता चल पाएगा कि आखिर इसका क्या कंसेप्ट है। तो यहां पर समझिएगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिमिनेशन, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारे क्वेश्चन का जो माध्यम है वो हम लोग को कहां से मिल रहा है, वो हम लोग को मिल रहा है एक महिला सशक्तिकरण के माध्यम से, निर्धनता उन्मूलन के लिए SHG के माध्यम से, और एक नेक्स्ट हम लोग के पास टॉपिक आता है ब्याज दर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो हम लोग कह सकते हैं देखिएगा ध्यान से, हम लोग कह सकते हैं कि एक ये मात्र क्वेश्चन हम लोग के पास है और इस क्वेश्चन में हम लोग इस जगह पर इतने सवालों को हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग के पास टॉपिक आया, टॉपिक को हम लोग समझ पाएंगे। देखिएगा, अगर हमने क्या किया है कि इसका एक अप्रोच तैयार किया है कि अगर हम लोग को प्रहार के सेक्शन को चलाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रहार के कंसेप्ट को हम लोग को चलाना है तो आखिरकार किसी एक क्वेश्चन पर हम लोग का अप्रोच कैसे होगा। तो हमने इसके लिए एक अप्रोच तैयार किया है। इस अप्रोच पर ध्यान दीजिएगा, बोलता है महिला सशक्तिकरण का जो टॉपिक होगा वो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से कोरिलेटेड होगा, दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगर निर्धनता की बात करें तो ये प्योर सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, और SHG की बात करें तो यह भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और अगर ब्याज दर की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये पक्का बैंकिंग इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है, बैंकिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे इसको पढ़ाने के क्रम में ब्रांचेज आ सकते हैं, हम लोग ब्रांचेज पर बात कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग के पास क्या इसका डिटेल आता है। हमने इसका डिटेल शुरू किया, जैसे तो क्लासरूम में जब पढ़ाते थे तो सीधा चीजों को बताते थे, कुछ बच्चे राइट डाउन भी करते थे, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। अब हम लोग के पास टॉपिक आ गया है वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आप लोग को पता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी उस समय मेनका गांधी के पास था, जो पीलीभीत लोकसभा से जीती थी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने, मतलब जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सिस्टम बनाया, एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा निर्भया। और चूंकि अभी वर्तमान में वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसकी मंत्री है श्रीमती जुबिन ईरानी। जो अब ये क्वेश्चन आता है, यहां पर क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझेंगे। तो थोड़ा हटा देते हैं, समझिएगा, ज्यादा यहां पर समझना है। अब देखिए आपसे सवाल क्या क्या पूछेगा, उन चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक आपको यहां पर से कोरिलेट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। पहला सवाल है कि पहला क्या है, वहां पर से हम लोग को दिख रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो समझिएगा, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात आएगी तो पक्का महिला से संबंधित बातों पर बात किया जाएगा। अब ये आप लोग के पास टॉपिक आया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो आप जानना चाहिए इस मंत्रालय ने महिलाओं की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक कंसेप्ट को लाया था जिसका नाम था निर्भया। तो निर्भया के नाम से तो आप जान ही रहे कि किस बात को लेकर फेमस है और क्यों उसको जगह दी गई। तो महिलाओं सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए निर्भया एक बनाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और क्योंकि इसका पूरा कंसेप्ट जो है गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय देखते हैं, चूंकि आंतरिक सुरक्षा विभाग की बात है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस चीज को क्रिएट करने में जो पार्टिसिपेशन है वो किसका है, गृह मंत्रालय का। यानी इस कंसेप्ट को कोऑर्डिनेट करेगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और वो इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट होगा। तो एक तो क्वेश्चन हो गया कि जो फंड बनाया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय को दिया इसके इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा भाई निर्भया के नाम से, इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और चूंकि हम लोग के पास महिला सशक्तिकरण की बात आई है, तो एक हम लोग के पास टॉपिक अब आ गया गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री की बात। तो वर्तमान में माननीय श्री अमित शाह इस मंत्रालय को देख रहे हैं। जबकि अगर सवाल पूछा जाए कि पहली बार इस मंत्रालय को किसने कोऑर्डिनेट किया था, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्ट्री का मामला था वो किसने इसको कोऑर्डिनेट किया था, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, देखिए हमने कहा भी था कि पढ़ाने के क्रम में कब कहां से कौन सा चीज हमारे सामने आएगा वो हमें भी पता नहीं, ब्रांचेज खुल जाएगी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिटेल कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी 1928 में, और बारदोली आंदोलन पूरी तरह से किसानों का एक आंदोलन था जिसके नेतृत्वकर्ता बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि जो एकीकरण का जो मामला था, उस एकीकरण के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। खासकर हम लोग के यहाँ जो एकीकरण को लेकर के जो बात चली थी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा उसको शामिल कर लिया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जम्मू कश्मीर में कबीलियाई लोगों को जो पाकिस्तान के द्वारा खदेड़ा गया तो बाद में उसने विलय पत्र पर सिग्नेचर करके इसमें शामिल किया गया। तो कहने का मतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का शुरुआती दौर से ही, यानी देश की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें सरदार की उपाधि जो है वो वहां की गुजरात की महिलाओं ने बारदोली आंदोलन के दौरान भी दिया था। कहीं कहीं पर एक इसका कंसेप्ट भी आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित एक तथ्यों के बारे में अभी जो रिसेंटली हम लोग के सामने दिख रहा है, उस रिसेंट सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि उनकी लौह मूर्ति बनाई गई, एकता की मूर्ति का निर्माण किया गया, तो जिसको हम लोग स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी बोलते हैं, यानी कि एकता का एक प्रतिमूर्ति बनाया गया। तो ये आप लोग को तो पता होगा कि उन्हीं के नाम से सरदार सरोवर बांध का कंसेप्ट भी है। अब जब सरदार सरोवर बांध की बात आएगी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कितना हो रहा है वो उन चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि अब मामला खुल रहा है धीरे धीरे। मैं पूरी तरह से कंफर्ट जोन में अब जा रहा हूं, और कंफर्ट जोन में जाऊंगा तो कितना सवाल होगा मुझे पता नहीं, कहां गया वो क्वेश्चन पता नहीं। देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा ओवरलैप करेगा। अगर सरदार सरोवर बांध की बात करें तो इतना तो पक्का है कि आपसे सवाल फिर पूछा जाएगा कि भाई सरदार सरोवर बांध की क्या मुख्य विशेषता है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सरदार सरोवर बांध को लेकर एक महत्वपूर्ण बात हुई थी कि इसके डैम की ऊंचाई की बात पर एक डिस्कशन हुआ था, जिसके खिलाफ PIL डाला गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मेघा पाटेकर का नाम आप सुने ही होंगे। तो मेघा पाटेकर ने इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की, भाई कि पहले आप रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था कराइए लोगों का, तब इसकी बांध की ऊंचाई को आप ऊपर कर सकते हैं। अगर बांध की ऊंचाई इमीडिएट आप ऊपर कर देंगे तो इससे बहुत सारे गांव डूब जाएंगे। तो एक तरफ आप चाहते हैं कि खाद्यान्नों की उत्पत्ति ज्यादा से ज्यादा हो, और दूसरी ओर आप चाहते हैं कि बहुत सारे गांव इसमें बिल्कुल समाप्त हो जाएं। एक काम कीजिए, आप इरिगेशन के सेक्शन को बहुत अच्छा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले एक काम को कर दीजिए कि इसकी बांध की ऊंचाई जैसे बढ़ेगी तो बगल वाले गांव जो डूबेंगे उसे रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था कर दें, उन्हें सबसे पहले स्थापित करने की बात किया जाए। तो बहुत दिनों तक चला था। अब ये सरदार सरोवर बांध की बात जो है, इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग के सामने आ सकते हैं। जैसे इस पर एक कमेटी का गठन किया गया था, सुंगलू कमेटी की सिफारिश की गई थी इस पर। और अगर हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग PIL की बात करते हैं तो PIL का संबंध किससे, इंडियन पॉलिटी से। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें तो ये जनहित याचिका जो है वो PN भगवती का कंसेप्ट, अय्यर और भगवती ने इन्हें बहुत जबरदस्त कंसेप्ट से दिया था, और PN भगवती ने इसे इंट्रोड्यूस भी किया था। तो ये संविधान का भी एक सवाल हो जा रहा है। अब इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो इसके ब्रांचेज में हम लोग को देखने को मिलेंगे। हमारा तो सवाल मात्र एक ही था, ध्यान देना है, हमारा सवाल जो था वो तो
वो तो हाल ही में भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धन उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों का एक निम्न ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया। वो ब्याज दर है, इसका आंसर तो 7% है। उस वक्त क्या है, हमें इसके क्वेश्चन आंसर से मतलब नहीं है, हमें एक माध्यम की आवश्यकता थी, जो माध्यम हमें मिलेगा उससे हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इस बार काउंटिंग भी करवा देंगे कि एक क्वेश्चन में 150 से 200 क्वेश्चन का क्रिएशन होगा। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, वो अकबकाहट करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि कम समय में जिन चीजों को आप पढ़ें वो आपके साथ बिल्कुल बेहतर तरीके से हो। हम नहीं चाहते कि आप में थोड़ी बहुत अकबकाहट हो, आप यहां से कूद के चले जाएं, वहां कूद के चले जाएं, ये चलिए नंबर क्वेश्चन, ये आइए, वो एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई, ध्यान रखिएगा, जो स्टडी है ना, जो अध्ययन जो है, अध्ययन पूरी तरह से आत्मसात करने की चीज है और आप झटके से नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ाई करो, नहीं पढ़ना है तो फिर अन्य कामों पर ध्यान दो। इसका मतलब है कि आपका जो टाइम जोन है, अगर आप 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा सीरियसली आप पढ़िए। बीच में हाय हेलो नहीं होना चाहिए। देखते हो बीच में फोन आ गया तो बाहर चला गया, उधर आ गया। 2 घंटे का मतलब सब कुछ से हट करके आप सब काम निपटा लो ना। जिधर हाय हेलो कर रहे हैं उसको पहले निपटा लो, तब फिर आप अपना पढ़ाई करो। तो बेसिकली है क्या कि आपको हर एक तरीके से जब भी पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रति कटिबद्धता अपनी दिखानी पड़ती है। आप जो जिसको बोलते हैं प्रतिबद्धता, अपने आप को प्रतिबद्ध कीजिए उसके तरफ अपने आप को घेर के रखिए और तब वो चीज आपका अपना हो जाएगा। वो चीज करना होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ करके देखे थे कि हमने इसका अप्रोच दिया कि इतना क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। फिर अप्रोच के बाद हम लोग इसके डिटेल में आए। डिटेल में हम लोग आए तो देखिए क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है। गृह मंत्रालय की बात हुई। अब गृह मंत्रालय की जब बात है, ध्यान देना है, जब आपके पास गृह मंत्रालय की बात है तो आपको पता होगा कि गृह मंत्रालय, थोड़ा सा इसको आप बीच में कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप चीजों को समझिएगा आराम से, कोई अखबकाहट नहीं, कोई ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, कोई 500 700 900 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इतना करोगे और एक ये टाइम टेकिंग लेगा, एक समय लेगा, एक परफेक्ट आपको वो टाइम चाहिए। उन समय के बाद आपका लेवल एकदम पैरेलल हो जाएगा। सारा जो जितना प्रैक्टिसेस है वो उभर के आपके सामने देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। बोलता है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग, यानी हम लोग कह सकते हैं कि राजभाषा विभाग का जो कंसेप्ट है वो किसके अंतर्गत आएगा, गृह मंत्रालय। तो एक सवाल पूछ भी सकता है कि राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत काम करती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। साथ ही साथ एक कंसेप्ट है सीमा प्रबंधन विभाग, जो सीमा प्रबंधन का विभाग है वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। इन चीजों को भी आप समझ सकते हैं। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि हम लोगों ने कहा था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको हटा लें, हाँ। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो मेनका गांधी उस समय निर्भया का सिस्टम शुरू किया गया था, जिस अभी वर्तमान में स्मृति जुबिन ईरानी है, और ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो इंटरनल सिक्योरिटी का निर्भया का बात है, ये गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत इसको देख रही है। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग राजभाषा विभाग को भी देख सकते हैं और सीमा प्रबंधन विभाग को भी देख सकते हैं। अगर राजभाषा आयोग की बात के गठन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि राजभाषा आयोग के गठन का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास है। और प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को यह भी पता होगा कि प्रेसिडेंट से संबंधित हमारे पास जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 52 से लेकर 61 तक, यानी ये सभी संबंधित हैं राष्ट्रपति से संबंधित, क्योंकि प्रेसिडेंट को कोरिलेट कर रहा है। और प्रेसिडेंट के 52 से 61 तक के अगर हम लोग अनुच्छेद को एक बार हम लोग कोरिलेट करते हैं, एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारे पास बड़ा अच्छा इसका ट्रिक है। पका, ध्यान दीजिएगा, जितना व्यवस्था उसको कर दे, पका नी को का, पकानी को का, दू यो दसम, याद रहेगा? तो याद रहना चाहिए दसम, लास्ट में दसम याद रखिएगा। पका नी को का दू यो दसम, 52 से लेकर 61 क्लियर होगा। क कितने में है, 52 में, का कितने में है, 53 में, नी कितने में है, 54 में, को कितना में है, 55, का कितने फिर में है, 56, दू कितने है, 57, ध्यान दीजिएगा, यो कितने में है, 58, दो कितने में है, 59, और 100 किस में है, 60 में, और मो किस में है, 61 में। एक बार इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या क्या पोजीशन बनता है। बोलता है अनुच्छेद नंबर 52 में कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो
कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। बहुत सारी बात है। अब राष्ट्रपति की बात आई तो पद कितने में है? 52 में। 52 से लेकर 61 तक सिर्फ राष्ट्रपति की बात का जिक्र है, और ये राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। हम लोग और बात करेंगे राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। देखो बहुत ब्रांच खुल गया, अब हम रुकने वाले हैं नहीं। अब कितना, अगर हमें फ्री छोड़ दिया जाए तो 8-9 घंटा तक हम बकते जाएं और कंप्लीट कम से कम 3-4 हजार क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। मेरे लिए जोन बदलने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए क्वेश्चन लाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने क्लास के प्रति अटेंटिव रहना है कि ज्यादा से ज्यादा अटेंशन में रहिएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी तरफ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बस आप ये बनाइए कि हम बस इन चीजों के प्रति हमारा इंटरेस्ट लेवल बढ़ा रहे, और इस इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन चीजों को, इस पैटर्न को आप नेशनल लेवल पर इसको इंट्रोड्यूस कराइए। ये आप ही करा सकते हैं, मैं नहीं करा सकता हूं। मैं सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता हूं। बाकी जो चीजों का है, जो एक बहुत बड़ा लेवल है, इस लेवल को पहुंचाने का काम आप करेंगे। और अगर आपका ये काम कर दिए तो दूसरे बार मैं इसको लाइव आकर के फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सभी में लाइव आकर के एक बार विस्फोटक एक्सप्लोसिव इस बार प्रहार को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले इसको आपको एक एक लेवल तक पहुंचाना है। ये आपके हाथों में है, ये आप काम कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इन चीजों को आप एक लेवल तक पहुंचाएं, ताकि मेरे कार्य करने की जो पद्धति है, मेरा जो काम करने का तरीका है, वो काफी एनर्जेटिक हो जाए। मैं इतना ज्यादा ऊर्जान्वित हो जाऊं कि मुझे लगे कि मैं दिन रात इसके बारे में सोचूं और कैसे बेहतर किया जाए, और कैसे बेहतर किया जाए। और इसमें आप लोग कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्नेह मिला है वो किसी विदाउट एनी इंटरेस्ट का मिला, किसी तरह के कोई सिस्टम के। मैंने कभी आप लोगों को कभी किसी अपने वीडियो को या फिर कभी किसी चीजों के लिए शेयर के लिए मैंने कभी नहीं कहा, ना ही आपसे कभी इन चीजों को किसी को कहा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लेकिन आज मैं इसलिए पहली बार कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो आवाज है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो पैटर्न है, वो नेशनल लेवल पर काबिज होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, और अगर 1 महीने कंटिन्यू क्लास चल गए, अल्टरनेट भी, MWF में भी, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं जितना क्वेश्चन यहां से हो जाएगा वो किसी और सेक्शन से संभव नहीं है। ये एक मात्र माध्यम है जो आपको अपडेट रखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, काम चल रहा था महिला सशक्तिकरण पर, काम आ गया राष्ट्रपति पर, काम चल रहा था गृह मंत्रालय पर, भी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, अचानक ये इंडियन पॉलिटी का पूरा सिस्टम खुल चुका है। खुलने दीजिए ना, हम तो तैयार हैं। जो कुछ भी मौका आएगा उस मौका को हम लोग कैच करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको बता दें कि ये प्रहार एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई एडिट का कंसेप्ट नहीं है। मैंने यहाँ के टेक्निकल हैंड से बोला भी कि प्रहार जब स्टार्ट हो तो जितना नेचुरल हम बात करते हैं उन सारे नेचुरल बात को डालो, इसमें किसी तरह का एडिट नहीं और कोई दूसरा वीडियो इसमें अटैच करने की बात नहीं है। मैं क्लास में खड़ा होकर के 2 से ढाई घंटे भी इस पूरे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे कोई थकान नहीं होगा। बस अब अभी सिर्फ एक ही थकान हो रहा है कि मैं उन बच्चों से मुखातिब नहीं हो पा रहा हूं, उन बच्चों के साथ मैं इंटरैक्ट नहीं हो पा रहा हूं जो बच्चे हमें काफी कोऑपरेट करते थे। कम से कम हमारे 75% क्वेश्चन को तो वहीं से जवाब वो देते थे, तो मुझे कम बोलना पड़ता था। आज मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है, आज मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो मेरा ये हक बनता है कि आप हमें इन चीजों को उस लेवल तक पहुंचाइए। क्योंकि मुझे दुख होता है कि मैं जो बेहतर से बेहतर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, और आप जो है, मैं जानता हूं कि मेरे आप बच्चे काफी एनर्जेटिक हैं, वो खुद से भी करेंगे और लोगों से इन चीज को अपलिफ्ट करने की कोशिश कराएंगे। लेकिन इस बार अगर मैं पहली बार बोला हूं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार इसका माजरा प्रहार का कुछ अलग होगा। ये माजरा ध्यान रखना है, इस माजरा को आपको हर हाल में सामने लाना पड़ेगा, इस सिस्टम के साथ आपको आना ही पड़ेगा। आप इस चीज को प्रमोट कीजिए। एक झलक प्रहार, इसे कहते हैं प्रश्नों का सही विश्लेषण, और इस विश्लेषण को हम लोग को आगे बढ़ाना है। इन चीजों को आपको फ्रंट में लाना पड़ेगा, और यह प्रहार का माध्यम ही बनेगा इस बार सारे एग्जामिनेशन के गेट को तोड़ने का एक महत्वपूर्ण पार्ट। आपके पास जो ब्रह्मास्त्र दी जाएगी, जिस ब्रह्मास्त्र से आप उसके दरवाजे को तोड़ पाएंगे, ये वही वो प्रहार है जिससे आपको तोड़ना है। तो आपको हर हाल में उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए हम इस जगह से फिर आते हैं पीछे, जिन चीजों पे हम लोग बात कर रहे थे उस चीजों को हम लोग यहाँ पे लाते हैं। तो चलिए हम लोग का यहां पर से राष्ट्रपति की बात आई थी, फिर से एक बार हम लोग कर लें। प से पद, यानी राष्ट्रपति का पद कितना अनुच्छेद में? 52 में। और राष्ट्रपति के पद की बात हमने अभी किया भी था, आप लोग को बताया भी था कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो बातें हैं, ध्यान देना है, जो राष्ट्रपति से संबंधित बातें हैं उन बातों का अनुच्छेद में जिक्र जो है वो 52 से लेकर 61 में है। और 52 से लेकर सारे अनुच्छेदों को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। 52 में पद की बात है
और राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान की बात आएगी तो प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद 53 में वही बात है जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि कार्यपालिका के प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। तो इस बात की चर्चा किसमें है, 53 में, 53 में। आते हैं 54 में निर्वाचन की बात आती है। आपको बता दें कि इलेक्शन की जो बात है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इस चुनाव में हमारे यहाँ दिक्कत इस बात का नहीं कि भाई कौन कितने बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी खुली छूट है कि पार्टिसिपेशन आपकी जारी रहेगी। साथ ही साथ अगर निर्वाचन संबंधित बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान देना है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखो मनोनीत सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये नहीं बोले लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, हम बात कर रहे हैं निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी होता है और उस बात की चर्चा अनुच्छेद नंबर 80 के 1 में की गई है। 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो उस बात की चर्चा 80 के अनुच्छेद नंबर 80 के 1 में की गई है। और साथ ही साथ ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, इन मनोनयन की जो बात है उस व्यवस्था को आयरलैंड से लिया गया है। यानी जो 12 सदस्यों का साहित्य, फिल्म जगत, संगीत, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से होगा। इन बातों की जो चर्चा, इस तथ्य को जो लिया गया वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 80 के 1 में इस बात की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। लोकसभा में इन बातों की चर्चा है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। निर्वाचन से संबंधित बात को देखिएगा थोड़ा सा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, और ये जो 2 एंग्लो इंडियन है इसके लिए भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल है। इसके लिए अनुच्छेद नंबर है 331, 331, 331। जब 333 आएगा तो राज्यपाल की बात राज्य में हो जाएगी। यहां पर 331 को याद रखना है, 331, 2 एंग्लो इंडियन का। इसका मतलब जो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, वो निर्वाचित नहीं है, वो नामांकित है। जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में किया जाता है वो निर्वाचित नहीं है बल्कि नामांकित है, वो नॉमिनेटेड बॉडी है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, ध्यान देना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विधान परिषद के लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं क्योंकि सभी जगह विधान परिषद का कंसेप्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन चीजों को ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं 55 में है बस उसी निर्वाचन संबंधित कोटा। कोटा का मतलब वही है कि कहां कहां से पार्टिसिपेशन होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद 56 में कार्यकाल, इनका टेन्योर कितने साल का होगा। तो टेन्योर की जो बात है उसका जिक्र किसमें है, 56 में। 56 के बाद है 57 में दोबारा, मतलब क्या एक राष्ट्रपति दोबारा फिर अपने आप को पार्टिसिपेशन चुनाव में करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। इस बात की चर्चा 57 में है। फिर 58 में योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, सर कौन राष्ट्रपति बनेंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता का वर्णन 58 में है। 59 में है दशा, यानी इनके कार्यों की जो दशा है, जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, तो उन चीजों का भी वर्णन 59 में है। और 60 और 61 काफी इंपॉर्टेंट है कि 60 में ये शपथ लेंगे, 100 से शपथ, 100 से 60, कंप्लीट याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना शपथ लेंगे 100 से 60, 100 से शपथ। और लास्ट में 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया, जिस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वैसे मैं चाहूं तो महाभियोग की प्रक्रिया भी यहीं पर खत्म कर दूं, लेकिन फिर पता चला कि ये महिला सशक्तिकरण का टॉपिक छूट गया है और हम लोग बात करना शुरू कर दिया अब राष्ट्रपति पर। इसको हटा देते हैं, इससे हम लोग थोड़ा आगे की और बात करते हैं। चलिए फिर से बात करते हैं कि हम लोग थे कहां पे। तो गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग काम करती है, सीमा प्रबंधन विभाग काम करता है, और राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद नंबर 341 के थ्रू इस बात की चर्चा की गई, 341 के थ्रू इस बात की चर्चा की गई है। और इस चर्चा को आप लोग समझिएगा कि इस चर्चा के बारे में क्या डिटेल दिया गया है। तो इन बातों को समझने के लिए आप लोग समझ लेंगे कि अब यहां पर अप्रोच क्या है, ध्यान देना है। तो ये बात तो आप समझ गए। अब उस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, उस क्वेश्चन में किन बातों का चर्चा था, उस चर्चा पे हम लोग आते हैं। चर्चा था कि महिला सशक्तिकरण पर हम लोग को टॉपिक पर बात करना था, और महिला सशक्तिकरण के बाद जो हम लोग का जो टॉपिक आया था, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी एलिमिनेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन तीनों पर हम लोग को कोऑर्डिनेट करना था। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग को उस जगह पे पहुंचना है। इस चीज को हम लोग खत्म कर लिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हम लोगों ने किया। अब यहां पर हम लोग को बात आया कि जो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें एक है DWCR, काफी फेमस क्वेश्चन है DWCR, ध्यान देना है।
ऐसे लिखेंगे इसको, DWCRA, D फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। याद रखना है। आप लोग देखते होंगे कि हर एक जगह पर जो है ना डवाकरा भवन बनता है। डवाकरा भवन के बारे में आप लोग सुने होंगे। उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। डवाकरा भवन होता है। ये डवाकरा की स्थापना जो है वो हुई थी 1982 में, 1982 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डवाकरा को। अब देखिए 82 की बात आई तो थोड़ा सा इस पर हम लोग काम कर लें कि भाई क्या काम है इसका। अब डवाकरा की बात आए तो आप लोग को बता दें कि 1982 की जैसे बात होगी, ध्यान देना है, 1982 की बात होगी तो आप लोग को पता है ये 1982, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना का ये पार्ट था। तो 1982 का जो मामला है वो, इस मामले को हम लोग बोलते हैं 6th फिफ्थ ईयर प्लान, यानी छठी पंचवर्षीय योजना की बात है। तो अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो एक बार देख लेते हैं 1951 में हम लोग का पहला पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, रिकमेंडेशन कौन देता है, फिफ्थ ईयर प्लान को। तो फिफ्थ ईयर प्लान को रिकमेंडेशन देने का काम करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का, और 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था पंचवर्षीय योजना को, फिफ्थ ईयर प्लान को। अब ये फिफ्थ ईयर प्लान का नाम ही चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम रखा गया है विजन 15। आप लोग देख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग के यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं आया। इकोनॉमिक्स का अप्रोच पर ध्यान थोड़ा दिया। विजन 15, और विजन 15 के अंतर्गत काम कर रहा है स्ट्रेटजी 7, और स्ट्रेटजी 7 के अंदर काम कर रहा है 3 इयर्स एक्शन एजेंडा। आप सोचिए कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। 1982 में 6th फिफ्थ ईयर प्लान के इसको कोरिलेट कर दिए। अब 1951 में जो पंचवर्षीय योजना पहली आई थी, इसको रिकमेंडेशन कौन करता है, एनडीसी, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसके पूर्व एनडीसी, यानी कि आप कह सकते हैं अगर तारीख पूछा जाएगा तो हम लोग क्या, हम लोग का जो ऑडिट सेशन है उसी पर हम लोग बात करते हैं। इसकी शुरुआत होगी जब भी 1 अप्रैल, क्योंकि हम लोग क्या चलता है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कंसेप्ट। तो 1951 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब खुल गए यहाँ पर तो इसकी खाता कंप्लीट खोल देते हैं, छोड़ते नहीं है। क्या बचेगा हम देख लेते हैं क्या बच सकता है। इसको हम लोग हटाते हैं, हटा देते हैं, फिर से देखिएगा एक बार, आराम से देखना है क्योंकि यहाँ छठी पंचवर्षीय योजना को इसने कोरिलेट किया है। तो हम लोग चलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना यानी फिफ्थ ईयर प्लान, ध्यान देना है, यानी इसका मतलब है, ध्यान देना है कि फिफ्थ ईयर प्लान का स्टार्टिंग कब से हुआ, 1951, 1951, और इसका हम लोग का जो ऑडिट स्टार्ट होता है दैट इज 1 अप्रैल से इसको स्टार्ट मानेंगे। पहला 1 अप्रैल 1951। इसका फिफ्थ ईयर प्लान को फाइनली रिकमेंड कौन करता है, एनडीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और इससे पूर्व 15 मार्च, ध्यान देना है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जो एक परामर्शदात्री संस्था के तौर पर काम कर रही थी, गैर संवैधानिक थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था वो। हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, हम उन बातों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये गैर संवैधानिक था बट ये वैधानिक था। वैधानिकता की बात इसलिए, स्टेटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फर्क है। स्टेटरी बॉडी का मतलब जिसको रिकमेंडेशन संसद के द्वारा मिल गया, पार्लियामेंट्री सेशन ने उसको रिकमेंड कर दिया, वो स्टेटरी बॉडी है। और उन बातों का जिक्र जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है वो हमारा संवैधानिक इकाई है। तो ये दोनों हम लोग के अलग अलग सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं। चलिएगा अब हम लोग इस पर बात करते हैं। इस पूरे सेक्शन पर बात करेंगे तो हम लोग का बहुत सारा चीज खुलेगा। बोलता है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, फाइनल रिकमेंडेशन एनडीसी 6 अगस्त 1952, और 1 अप्रैल, ये इसका 1951 में 1 अप्रैल से इसका सेशन माना जाता है, क्योंकि ऑडिट हम लोग का 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। 15 मार्च 1950 की हम लोग बात करें तो 15 मार्च 1950 में, यानी 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना हुई। और वो योजना आयोग जो परामर्शदात्री संस्था के तौर पर काम करती थी, एक सलाहकारी संस्था के तौर पर काम करती थी, जो एक वैधानिक संस्था थी, ना कि संवैधानिक, क्योंकि हमारे संविधान में इन बातों की चर्चा नहीं है। अब इन सारी चीजों को हमारे यहाँ कंप्लीट मॉडिफिकेशन के तौर पर देखा जा सकता है। सभी चीज बदल गया है। जो कल तक प्लानिंग कमीशन था, ध्यान देना है, जो कल तक, ध्यान दीजिएगा, जो कल तक प्लानिंग
कमीशन था, जो कल तक प्लानिंग कमीशन था, उसका नाम कर दिया गया नीति आयोग, यानी NITI के कंसेप्ट में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2015 तक के 15 में इंट्रोड्यूस किया गया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसका मामला खत्म हो गया। पहली बार इसमें एक पोस्ट को इनिशिएट किया गया, CEO, ये क्वेश्चन पूछता भी है, पहली बार इसमें एक पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था CEO का, और उपाध्यक्ष तो थे ही। तो इसमें क्वेश्चन आता है, देखिए कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो पहले उपाध्यक्ष वो थे जो अभी हमारे यहाँ जो गरीबी उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे, और अभी वर्तमान में इसके राजीव कुमार हैं। क्वेश्चन आता भी है कि प्रथम इसके उपाध्यक्ष जो हैं, क्योंकि नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और प्लानिंग कमीशन के भी अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, यानी कि अध्यक्ष पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष के तौर पर अगर सवाल पूछा जाएगा तो पहले जो फर्स्ट हैं, ध्यान देना है, जो पहले हैं वो उनका नाम है अरविंद पनगड़िया, और अभी दूसरे नंबर पर राजीव कुमार की एंट्री हुई है। और CEO की बात करें तो पहले थे सिंधु श्री खुल्लर, और अभी जो है वर्तमान में अमिताभ कांत की एंट्री हुई है। तो कहने का मतलब है नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का कन्वर्जन किसमें हो गया, नीति आयोग में। नाम है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसी तरह जो हमारे यहाँ 5th ईयर प्लान चला करता था, उस 5th ईयर प्लान का अब चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसका नाम कर दिया गया है विजन 15, और विजन 15 को अकेले नहीं रखा है, इस विजन 15 में इसके अंतर्गत बातों को रखा गया है। ध्यान देना है किन बातों को रखा गया, उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। ध्यान दीजिएगा, इस विजन 15 में अगर हम लोग बात करें तो विजन 15 के अंतर्गत अब हम लोग का चल रहा है स्ट्रेटजी, और उसका नाम रखा है 7 ईयर स्ट्रेटजी। क्वेश्चन आ सकता है कि विजन 15 के अंतर्गत कौन काम कर रहा है, तो 7 ईयर स्ट्रेटजी, और 7 ईयर स्ट्रेटजी के अंतर्गत काम कर रहा है 3 ईयर एक्शन एजेंडा। यानी इसका मतलब है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी जो काम करेगा वो 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 3 ईयर एक्शन अंडर द गाइडलाइन ऑफ द 7 ईयर स्ट्रेटजी प्लान एंड 7 ईयर स्ट्रेटजी प्लान गाइडलाइन ऑफ द विजन 15। क्योंकि 2012 से जो 17 का कंसेप्ट था, उसके बाद हम लोग के यहाँ कोई अप्रोच होना बंद हो गया। अब पूरी तरह से विजन 15 का काम चलेगा, जो विजन 15 के अंतर्गत 7 ईयर स्ट्रेटजी, और 7 ईयर स्ट्रेटजी के अंतर्गत 3 ईयर एक्शन एजेंडा का काम चलेगा। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग एक बार देख सकते हैं। चलिए इसको एक बार रिव्यू लगा लेते हैं कि भाई इसमें कितना क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान भी देना है। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्लानिंग कमीशन, पहला सवाल अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देना है, ठीक है। हमें पता है कि थोड़ा लंबा चल रहा है क्लास, घबराना नहीं है, नहीं बनो रहोगे तो एक बार ही पेशेंस रखना है। और मैं फिर से बता दूं कि आप इंटरटेनमेंट के लिए मत पढ़िए, आप अपने टाइम दे रहे हैं तो उसमें आपके पास गेनिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए, और जितना ज्यादा गेन होगा उतने उससे बेहतर कर पाओगे। हर हाल में नौकरी का जंग तो हम ही छुड़ाएंगे, लेकिन इसको छुड़ाने के लिए आपको पेशेंसली इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है पहला सवाल कि प्लानिंग कमीशन कैसी संस्था थी, परामर्शदात्री संस्था थी, क्या सलाहकारी संस्था थी या नहीं, बिल्कुल थी। स्थापना कितने तारीख को, 15 मार्च 1950। इसका क्या हमारे संविधान में कहीं पर विश्लेषण है, बिल्कुल नहीं। क्या यह वैधानिक है, बिल्कुल है। वैधानिक और संवैधानिक में फर्क क्या है, संवैधानिक जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, वैधानिक जिसको अप्रूवल किसने दिया है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों माध्यम से निकलकर, यानी हमारे देश में हमारी जो संसद जो पार्लियामेंट्री सेशन है उसे अप्रूवल दे दी है कानूनी तौर पर, वो क्या है, वैधानिक। आपसे सवाल पूछेगा क्या इसका नाम बदल दिया गया है, बिल्कुल। क्या नाम किया गया है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कितने तारीख को, 1 जनवरी 2015। सवाल पूछेगा कि क्या अब इसमें कोई नए पोस्ट को सृजित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। एक जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है, ध्यान देना है, उस पोस्ट का नाम है CEO का पोस्ट। तो पहले CEO कौन बने थे, सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत। सवाल पूछा जाएगा कि इसके उपाध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तब भी होते थे, अब भी होते हैं। इसके अध्यक्ष के पद पर कौन है, नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष पहले कौन बने थे, उपाध्यक्ष पहले जो बने थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और दूसरे अभी कौन बने हैं, राजीव कुमार। इतना क्वेश्चन तो हम लोग देख सकते हैं आराम से, अभी फ्लो टूटा नहीं है। अभी छोटा एक देखते हैं,
कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष से, 1951। इसको फाइनली रिकमेंडेशन कौन करता है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस तारीख को, 6 अगस्त 1952। ध्यान देना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा क्या पंचवर्षीय योजना जो है अभी वर्तमान में किस संदर्भ में चल रही है, अभी उसका नाम है विजन 15। पूछेगा 3 ईयर एक्शन एजेंडा किसके अंतर्गत काम करता है, 7 ईयर स्ट्रेटजी प्लान। और 7 ईयर स्ट्रेटजी प्लान किसके अंतर्गत काम कर रहा है, विजन 15 के अंतर्गत। इसका मतलब 2012 और 17 के बाद का जो मामला है वो पूरी तरह से इसको बदल दिया है और इस तरह की चीजों को हम लोग देख पाते हैं। तो अभी तो हम पहले क्वेश्चन का भी पूरा काम नहीं कर पाए, तो हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग का क्या पोजीशन चलता है। घबराने की जरूरत नहीं है, काम अभी शुरू है और काम जारी रहेगा और इस काम पर हम लोग और काम देखेंगे। देखिएगा, राजभाषा आयोग से गृह मंत्रालय से डवाकरा ने हमें छठी पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट दिया। ध्यान देना है, ये छठी पंचवर्षीय योजना से हम लोग के पास कंसेप्ट आया और अब हम लोग को आगे थोड़ा बढ़ना है, इस पर काम करना है। तो हम लोग का काम आगे कैसे बढ़ेगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, वो पेज हम लोग के पास आ जाए। चलिए, पंचवर्षीय योजना के डवाकरा के कारण हम लोग के पास पंचवर्षीय योजना का सिस्टम आ गया और छठी पंचवर्षीय योजना को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया था। 1982 का मामला था और DWCRA से डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज की मामला आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए जो काम चलाया गया था, बहुत सारे प्रोग्राम थे, जिसमें से हम लोग बात करते हैं IRDP पर, नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर इसके अलावा हम लोग के यहाँ काम चला था DWCRA, ध्यान देना है, इसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, डवाकरा जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग के यहाँ चला था MWS, जिसको हम लोग बोलते हैं मिलियन वेल्स स्कीम, यानी 10 लाख कुआं योजना। इसके अलावा चला था हम लोग के यहाँ ट्राइसेम, ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, पूरा इकोनॉमिक्स खुला है। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग फॉर द रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट, ट्राइसेम। ये सारे प्रोग्राम जो चल रहे थे। इसके अलावा एक और चला था जिसका नाम था सित्रा, SITRA, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग इन रूरल एरियाज। तो ये सारे जितने भी चल रहे थे, ये सारे सिस्टम को अब क्या किया गया, ध्यान देना है, ये सारे में से जो अप्रोच चल रहा था, इस सभी का नाम बदल करके बाद में हम लोग के यहाँ कांग्रेस की सरकार में इसको NRLM कर दिया गया था, जिसका नाम हो गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और पहले जो हमारे यहाँ गरीबी से संबंधित जो काम चल रहे थे, उस गरीबी से संबंधित यानी SHG को डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ काम कर रहा था NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बाद में ये NGO जो है ना, अपने कागज पे ज्यादा ये काम को दौड़ा रही थी, बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि NGO को जितना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन चीजों पर एक अथॉरिटी बड़ी होती है जिसको कंट्रोल करने का काम करती है, इसका नाम है कपाट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, CAPART, ध्यान देना। कपाट इस पर जो जितने भी NGO हैं, उस NGO को जो ब्लैक लिस्टेड करती है वो कपाट करती है। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट पीपुल एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट पीपुल एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट। तो बाद में SHG को डेवलप करने के लिए किसको कंप्लीट कर दिया गया, इंट्रोड्यूस NRLM को। और आपको हमने बताया भी था कि ये इसको राजस्थान के बांसवाड़ा से इंट्रोड्यूस किया गया था NRLM को। हमारे यहाँ बिहार में इस तर्ज पर चलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं BRLPS, ध्यान देना है, जिसको बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी कहा जाता है। एक बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, चुप होने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि बस आज ही खत्म कर दें, लेकिन हर एक चीज का गेनिंग का एक लेवल होता है। लेकिन आज एक क्वेश्चन को तो खत्म कर ही देंगे। देख लो, एक क्वेश्चन है, अभी तक एक क्वेश्चन नहीं किए, हमारे पास 90-93 क्वेश्चन है। आप तो समझ ही पा रहे हो कि अगर कहा जाता है कि मिजाज से अगर 93 क्वेश्चन खत्म कर दिए तो सवाल नहीं उठता कि दूसरा कोई सवाल उठ जाएगा। कौन बोलता है कि पूरे GS के लिए फाउंडेशन बैच में अलग से आइए और मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य को अलग अलग पढ़िए और उस पर रट्टा मारिए, बौद्ध धर्म। अरे भाई, बौद्ध धर्म को पढ़ा के क्या करोगे, बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दोगे क्या, जैन धर्म में दीक्षित करवा दोगे। कुछ लोग उसको इतना मोटा सेक्शन बना दिए कि पढ़ते पढ़ते बच्चा थका हुआ है, एक एक चीज याद कर रहा है। बौद्ध धर्म जैन धर्म कितना है, एक क्लास 2 क्लास में काफी है, 2 क्लास में एक को क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई, सवाल क्यों बाहर जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सवाल कैसा पूछता है। आप क्या कीजिए, आपको पता ही नहीं है, आपको GS पैटर्न का पता ही नहीं है, आप सवाल कैसा पूछा जाता है। आप एक खंड को पढ़ाते हैं,
एक खंड से आप सोचिएगा कि कोई बच्चा जाकर के बहुत अच्छा कर लेगा, कैसे कर लेगा? आप भारतीय संविधान पढ़ा दिए, बहुत अच्छा पढ़ लिया, जाके भारतीय संविधान का सब क्वेश्चन बना दिया, 5 में 5 बना दिया, 10 में 10 बना दिया, 90 क्वेश्चन, क्या करेगा? तो इसमें क्या है कि ओवरऑल एक सामान्य, एक एवरेज परफॉर्मेंस की आवश्यकता है। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे वीडियो देखने से आपका एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है, मुझे पता है। हमारा वीडियो देखने से आप जो है ना, आपको जोश उस तरह का नहीं आएगा कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हम उससे बेहतर है, ये करेंगे, एक इस तरह से नहीं बनाएगा। हमारे वीडियो का मतलब है कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, चाहे बिहार में कर रहे हो, झारखंड में कर रहे हो, कहीं कर रहे हैं, जीएस का क्वेश्चन पूछता हो, तो मेरे पढ़ाने का मतलब है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन बना करके अंदर हो जाएं और तब देश विदेश की बात कीजिएगा। अभी से करने की क्या जरूरत है कि चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या मतलब है भाई? जानना जरूरी है कि भाई क्या कर रहा है, लेकिन अभी खूब अच्छा बात करोगे तुम जाकर के कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, उसके पास ये, उसकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पॉलिसी है, उसकी जो वैदेशिक नीति है, उसका जो ट्रेड का पॉलिसी है, उस पर हम लोग इस तरह से हैं। ठीक है, ये सब बड़े बड़े बातों को कब अच्छा लगेगा? जब आप किसी पोस्ट को होल्ड करते हैं या फिर जब आपको इन चीजों को पढ़ना, ये प्राइम चीज है। कभी कभी आप देखते होंगे कि चुपचाप से साइलेंट किलर, जो चीज उसको दिया गया उसी चीज को पढ़ता है और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके निकल जाता है। कुछ लोग बोलता है तो बहुत तेज था, जो नेक्स्ट लड़का आता था देखते थे उसके पास बहुत जानकारी थी, चारों तरफ की जानकारी रखा हुआ था, इवन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक एक सदस्यों के बारे में भी जानकारी रखा था। क्या करोगे भाई, IMF से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 5-7 सवाल पूछता, काहे उतना ज्यादा आप दिमाग लगा रहे हैं कि IMF का क्या विश्लेषण है, उसके विश्लेषण में क्यों जाना है? पहला सवाल द फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूपीएससी पूछा है कि क्रिस्टीना लोगार्ड के बाद कौन बनी है, यूपीएससी पूछा है। अब यूपीएससी जो आप कह सकते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग जिससे एक्सपेक्टेशन था कि SDR के बारे में पूछता, उससे एक्सपेक्टेशन था कि वो सवाल पूछता हमसे कि SDR में भारत का पोजीशन क्या है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, या फिर ये सवाल पूछता कि उसकी मुद्राओं में कौन कौन चीज को शामिल किया गया। लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि IMF से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन IMF से शॉर्ट टर्म की व्यवस्था नहीं पूछी गई, IMF से SDR के बारे में नहीं पूछा गया, उसके करेंसी के बारे में नहीं पूछा गया, उसके सदस्य देशों की संख्या के बारे में नहीं पूछा गया, उसमें सीधा सीधी पूछा गया भाई कि क्रिस्टीना लोगार्ड के बाद कौन बना। अब समझ सकते हैं कि यूपीएससी जैसी संस्था एक सिंपल क्वेश्चन को पूछ रही है तो हम उसके विश्लेषण में जाके क्या करेंगे? हमारे पास एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहना चाहिए। हाँ, किसी में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है, सब में एक टच आपका बना रहना चाहिए, लेकिन समान रूप से। बायोलॉजी भी वैसा ही होना चाहिए, फिजिक्स भी वैसा होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और तब जीएस में आप अधिक से अधिक सवालों को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा ना तो 100 सवाल आपके पास है, ध्यान देना, 100 सवाल है, 100 सवाल है। ध्यान से सुनो ना, मतलब इसमें बोझिल होने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, समझो एकदम आराम से, कैसे तुम नौकरी पालोगे आराम से। 100 सवाल है, कितना सवाल है? 100 सवाल में अब ध्यान देना है कि हमें कम से कम 70 to 80 सवाल के करीब अप्रोक्स पहुंचना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, 90 नहीं पहुंचोगे, 92-93 सब तो पॉसिबल नहीं है, और पहुंचने का कोशिश भी मत करना। 70 से 80 सवाल में 50 सवाल सुपरफिशियल पूछता है जो सबको पता रहता है, 50 सवाल सब करीब करीब सुपरफिशियल क्वेश्चन। आपको कितना क्वेश्चन पे मशक्कत करना है? 20 से 30 क्वेश्चन पर। यही 20-30 को तो अंडर कवरेज देना है, और ये कब रहेगा? जब आपका जो है ना, आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, 4 ऑप्शन में दो में आप स्थिर हो जाते हैं। कारण क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में एक बार बायोलॉजी पूछा तो दूसरा बार पूछ रहा है सीधा एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पूछा तो तीसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है ना, इमीडिएट आपके जोन को चेंज कर रहा है, तो आप भी तो जोन को चेंज करने का आदत सीखिए। आप क्यों एक चीज को पकड़ करके बैठे हुए कि मेटाबॉल पढ़ रहे हैं, 3 महीना पहले मेटाबॉल को खत्म कर लेते हैं, संविधान पढ़ रहे हैं 1 महीना 2 महीना पहले संविधान को खत्म कर लेते, नहीं होगा ऐसे। आप खत्म करते रह जाइएगा, दूसरा खत्म करके निकल जाएगा और बॉर्डर पार करके अंदर नौकरी ले लेगा। आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, आपको हर हाल में सभी चीजों को ऑन रखना पड़ेगा, और जीएस का यह डिमांड है। करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेटाबॉल, मॉडर्न, सबको ऑन रखिए और सबके साथ ताजा ताजी बने रहिए और एग्जामिनेशन दीजिए, आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। यही सबसे अच्छा एग्जामिनेशन को निकालने का एक तरीका है, और इसका जो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसका एकमात्र माध्यम है, दैट इज द प्रहार।
ये जो है इसे कहते हैं प्रश्नों का सही विश्लेषण। प्रश्नों का सही विश्लेषण एक का बी और दो का सी नहीं होता है। प्रश्नों का सही विश्लेषण का मतलब होता है कि हम जिस प्रश्नों के साथ जाएं उसका रसास्वादन करें, उसके पूरे टेस्ट को लें। मीठा है तो आगे जीभ वाले आगे वाले से टेस्ट ले लेंगे, खट्टा है तो बीच में ले जाके टेस्ट लेंगे, तीखा है तो अंदर वाले से टेस्ट लेंगे। हर जगह से, हर आपके बातों में जीएस का व्यक्ति होना चाहिए। आप कुछ भी बात करें उसमें जीएस का समावेशन होना चाहिए और तब जाकर के आपका एग्जामिनेशन बहुत जबरदस्त होगा। चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। अभी आपसे बहुत बात करना है, इस बात को हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए डवाकरा आप समझ गए, डवाकरा से आप IRDP डवाकरा MWS ट्राइसेम एक बार फिर से फुल फॉर्म बोल देते हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डवाकरा DWCRA डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। MWS मिलियंस वेल्थ स्कीम 10 लाख कुआं योजना। ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर द रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट। सितरा स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग इन रूरल एरियाज। ये सारे प्रोग्राम चलते थे पहले और इन सारे प्रोग्राम को हटा करके इंट्रोड्यूस किया गया NRLM, जिसको राजस्थान के बांसवाड़ा से किया गया। अब जो कल तक गरीबी के लिए काम कर रहा था NGO SHG को डेवलपमेंट करने का, उस SHG को डेवलपमेंट करने का काम अब किसने जिम्मा उठा लिया? NRLM। नेशनल लेवल पर उसी के समकक्ष, उसी के प्रॉपर, उसी के सिमिलर बिहार में BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने इसको एसोसिएट किया, जिसको जो कोलैबोरेट है, जिसको कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक इसके लिए बहुत दिनों से काम भी कर रही है। तो एसएचजी की बात करें तो 1992 में इसको स्थापित किया गया और इसको रेगुलेट करने का काम कर रही थी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे भी एक अथॉरिटी बड़ी है कि अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर सकती है, जिसका नाम है कपाट। अक्सर क्वेश्चन भी पूछता है, काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट पीपुल एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। काउंसिल ऑफ द एडवांसमेंट पीपुल एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट का काम है इसको ब्लैक लिस्टेड करने का। अब एसएचजी के डेवलपमेंट का पूरा दायित्व दे दिया गया है कंप्लीटली। तो आप जो देख रहे होंगे जीविका, अभी हमारे यहाँ बिहार में भी देखते होंगे, सुनते होंगे, जीविका दीदी को ये काम दिया गया है, मास्क बनाने का काम दिया गया, ये दिया गया है। ये जीविका दीदी सही माने में इसका फीचर्स क्या है इसको समझिएगा। पहले क्या था कि पहले गरीब लोगों को अगर एक बड़े पैसे की आवश्यकता होती थी, अब देखो यहाँ से बात थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक अच्छा टॉपिक पकड़ाया, छोड़ेंगे तो नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ध्यान देना इसको, समझिएगा। तो हटाते हैं, अपना काम करते हैं, थोड़ा और हट जाओ, तुमसे कोई काम नहीं, आते हैं यहाँ पर, समझिएगा, आराम से देखिएगा क्या कंसेप्ट है। बोलता है कि अगर गरीबी को, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि पॉवर्टी के बारे में आप लोग को पता है कि पॉवर्टी के बारे में सबसे पहले अगर इस पर किसी ने अप्रोच किया था तो वो दैट इज द प्लानिंग कमीशन ने ही किया था। ये प्लानिंग कमीशन का था कि भाई अगर किसी गांव के व्यक्ति को 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और किसी शहर वाले को 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो गरीब नहीं है। ये तो पुराना कंसेप्ट है, अब ये बहुत पुराना हो चुका है। इसके बाद बहुत सारे लोग इसके बीच में आए पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात में। एक कमेटी आया था, इसका नाम था लकड़ा वाला कमेटी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आया लकड़ा वाला कमेटी, फिर लकड़ा वाला कमेटी के बाद आ गया, इसके बाद फिर एक कमेटी आया, जिस कमेटी ने इसके लकड़ा वाले कमेटी को क्या किया, अलग कर दिया कि भाई आपका कंसेप्ट सही नहीं है। इसको चैलेंज करने के लिए फिर से एक हम लोग के यहाँ एक कंप्लीट आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी, फिर तेंदुलकर कमेटी के बाद हम लोग के पास रिपोर्ट आया सी रंगराजन कमेटी। बहुत सारे कमेटियों का इससे समित संबंधित है। अभी लास्ट में हम लोग के पास अरविंद पनगड़िया कमेटी है, जिस पर हम लोग बात भी करते हैं, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य किए। तो इस पर टास्क फोर्स बनाया गया है। एक्चुअली जो गरीबी है, इस गरीबी को डिफाइन करने का एक सिस्टम किया गया है। कभी कोई कह रहा है कि नहीं 33 रुपया होना चाहिए, कोई कह रहा नहीं 47 रुपया होना चाहिए। मतलब हर लोगों का एक अलग अलग रिपोर्टिंग है। पिछले बीपीएससी में सवाल भी पूछा था कि उसका जो डिटरमिनेटिव जोन है वो शहरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना कितना है। खैर अब जो हम लोग के पास नया रिपोर्ट आने वाला है वो अरविंद पनगड़िया का रिपोर्ट होगा, जो इससे संदर्भित बातों को क्लेरिफाई कर पाएगा। अब सोचिएगा कि ये जो गरीबी से संबंधित है और ये गरीबी का जो आकलन करती थी वो है दैट इज द NSSO, नाम सुना होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
और बाद में अब तो चूंकि नेशनल इनकम पर जो सीएसओ काम कर रही है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय का अनुमान भी लगाती है जो नेशनल इनकम का। और अगर नेशनल इनकम की बात करें तो सबसे पहले नेशनल इनकम पर अनुमान लगाने का काम क्या था, दादा भाई नौरोजी, ऑन ब्रिटिश पॉवर्टी रूल इन इंडिया पुस्तक के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले इस पर एक अनुमान भी लगाया था। खैर बहुत बात हो जाएगी, हम पूरे इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे एक क्वेश्चन से, क्योंकि अब तो अंदर से पूरा वार्म अप हो गया बॉडी, लग रहा है कि बस एक बार उठे, बैंक, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, तीनों को जोड़कर पूरा काम ही खत्म कर दें। कुछ बचवे नहीं करेगा तो इकोनॉमिक्स बचेगा कहां से, जितना क्वेश्चन आएगा सब बना दोगे, बस खाली करंट अफेयर्स का ऑर्नामेंट उसमें पुटअप करते जाना है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना है। चलिए इसको पहले हटाते हैं। अब देखिए, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट 1992, स्वयं सहायता समूह, वर्तमान में इसके डेवलपमेंट के लिए एनआरएलएम काम करे, 11-12 से काम करा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तौर पर। ये छोड़ दिए 13-14 का बजट क्या बोलता है, बोलता है कि स्टार्ट में राजस्थान के बांसवाड़ा और बिहार में बीआरएलपीएस के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसको इंट्रोड्यूस किया, एसजेएसवाई का मॉडिफिकेशन है, प्रमोशन किया गया था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो 1999 का था और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो 1997 का था, उसी का एक मॉडिफिकेशन रूप है एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। वर्तमान सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं में महिलाओं से संबंधित है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफी फेमस है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित रही है, और हरियाणा के लिए साक्षी मलिक को बनाया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 100 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि और पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। एक्चुअली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों का तारीख एक ही है, दोनों याद रखना है 22 जनवरी 2015। देखो अगर डेट में कोई फर्क होगा तो ध्यान रखना कि महिलाओं के लिए दोनों बच्चों को समान अधिकार होना चाहिए, और चूंकि महिला लक्ष्मी है तो लक्ष्मी का आगमन जनवरी में होता है, तो हम दो हमारे दो याद रखिएगा, लक्ष्मी का आगमन जनवरी में यानी पहले महीने में होना चाहिए, तो 22 हम दो हमारे दो, 22 जनवरी 2015। एक है सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बालिकाओं के लिए शिक्षा एवं विवाह के लिए लघु बचत योजना की शुरुआत की गई। वर्तमान में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951 में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है जो अभी ये इस पर काम कर रही है, एक आप सुने होंगे सी बॉक्स, इस पर बड़ा अच्छा कंसेप्ट चल रहा है। सी बॉक्स पर क्या कंसेप्ट चल रहा है, ध्यान देना है कि ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस। अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सी बॉक्स अक्सर क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए हमें लगा कि ये क्वेश्चन आपसे डिफरेंट ना, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द ह्यूमन एट द वर्क प्लेस, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से हम लोग अभी एक क्वेश्चन पर ही बात कर पाए हैं, एक बार उस क्वेश्चन को हमको लाना जरूरी है। जरा से देखिएगा हम लोग किस किस टॉपिक पर बात किए थे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। हाल में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों को निम्न ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया, वो ब्याज दर है। अभी भी हम लोग का जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, अभी भी हम लोग का ब्याज दर का टॉपिक छूटा हुआ ही है। इंटरेस्ट रेट पर हम लोग बात ही नहीं कर पाए, इतने देर से हम लोग का काम चल रहा है, इंटरेस्ट रेट की बात है। तो थोड़ा सा 5 मिनट रुकिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, सब चीज को हटा करके काम करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, एक बहुत अच्छा इसका कंसेप्ट है, इसको हम बिल्कुल हटा ही देते हैं, समझिएगा। इंटरेस्ट रेट ब्याज दर पर हम लोग क्या कंसेप्ट ला सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो एकदम रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चा पढ़ा है उसका तो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। बोलता है कि जहां पर इंटरेस्ट रेट की बात हो ना, तो सबसे टॉप पर एक ले जाओ सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंसेप्ट कहां से आया। तो पहले हम लोग के यहाँ जो रिपोर्टिंग था, वो रिपोर्टिंग का नाम था एफएसडीसी। ये एफएसडीसी का कन्वर्जन जो है ना, वो हो गया एफएसएलआरसी में, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। एफएसडीसी का कंसेप्ट अब एफएसएलआरसी ने ले लिया, और जब से एफएसएलआरसी आया तब से आरबीआई का जो पोजीशन है वो बाहर की तरफ है, और इधर ये अलग से सब कुछ काम करना शुरू कर दिया है। अलग से काम करना शुरू कर दिया मतलब एफएसएलआरसी के अंतर्गत काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो एफएसएलआरसी के अंतर्गत एक और ऑर्गेनाइजेशन इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, इसका नाम रखा यूएफए, यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी। और यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी जो शेयर मार्केट पर अपना सिचुएशन यानी कंट्रोलिंग अथॉरिटी रखेगा, जिसका नाम होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सेबी के बाद एक और है जो एफएमसी था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जिसका काम था क्या कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन किस पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, ये कमोडिटी एक्सचेंज पर कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन हाल ही में एफएमसी का विलय सेबी में कर दिया गया, मतलब अब ये कंप्लीट एक हो चुका है। इसके पीछे भी कहानी है, लंबा कहानी है, थोड़ा सा बता दें कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो कमोडिटी मार्केट का मार्केट है वो MCX का है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्या हुआ कि ये एक शेयर का पार्टिसिपेशन कर दिया और ये सेबी के साथ पार्टिसिपेट कर, यानी MCX अपने एक सेक्शन में आ गया, शेयर मार्केट का पोजीशन में चला आया। शेयर मार्केट से भी बहुत सारा क्वेश्चन खुल जाएगा, बहुत देखो क्या है ना कि अब खुल गया। शेयर मार्केट जाएंगे तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या दायित्व है, इसके अलावा OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का क्या पोजीशन है, वो कैसे काम करता है, डिविडेंड क्या है, बहुत सारा बात खुल जाएगा। मतलब क्या कहा जाए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि भाई आखिरकार अगर मिजाज ठीक हो गया, फिर इतने लोगों का जो फाइनली सिलेक्शन जो है, या फिर कुछ बच्चे बहुत अच्छे कर पाते हैं बहुत कम समय में, इसके पीछे एक मात्र वजह है, वो प्रहार है। प्रहार को हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन पर अगर इतना बात होगा, सारे क्वेश्चन को हम निकाल के पूछ देते, 1000 क्वेश्चन से कम नहीं होने जा रहा है, टिक लगा करके हम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज पहला प्रहार है, मेंटेनेंस बना कर रखिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX किसका पार्ट है, एफएमसी का विलय किसमें हो गया, सेबी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा काम करते हैं इरिडा, नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद करती है PFRDA, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये सारे के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो इसको कोऑर्डिनेट करेगा UFA, यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी। और ये सारा रिपोर्टिंग काम कर रहा है किस पर, FSLRC रिपोर्ट के साथ। लेकिन RBI के दायित्वों को अलग कर दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको थोड़ा अलग कर दिया गया। अब इसके लिए भी बहुत सारा FIPP काम कर रहा है, FIDP काम कर रहा है, जो FDI को प्रमोशन देने का काम करेगा। बहुत सारी बातें हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन जो लोग को इकोनॉमिक्स जेन्युइनली अच्छे तरीके से समझना, उसको एकदम जीरो लेवल से जाना पड़ेगा, नेशनल इनकम से आगे बढ़ करके वहां तक अपनी पहुंच को करना पड़ेगा। प्रहार में चूंकि हमें पता है कि वो बच्चा कुछ जानता होगा, तो चलिए इतनी बातों को कर रहे हैं, लेकिन हर एक सेक्शन का मर्म सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन है। फाउंडेशन आपको क्या करता है, एक बेस देता है, और बेस पे जितना लेयर आपको चढ़ाना है, स्ट्रक्चर आपका रेडी है, घर को आप जैसा बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर आपका फाउंडेशन है, और घर को जितना आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो आपका प्रहार है। तो प्रहार क्या है कि थोड़ा बेस तो आपका होना चाहिए, तो आप चीजों को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग RBI पर ही बात कर रहे थे, RBI इसके दायरे से बाहर है। चल RBI को हम लोग कर लिए। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर RBI को कोरिलेट किया जाए, ध्यान देना है, अगर RBI को कोरिलेट किया जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोरिलेट किया जाए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक सेंट्रल बैंक है। इस सेंट्रल बैंक का जो है GC हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था। इसके लिए एक एक्ट आया था 1934 के एक्ट के थ्रू, और 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ है। जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, 1935 के पहले ये सारा काम जो है, ये काम देखती थी इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक ही बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इसका मॉडिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI का जो दायित्व है उस दायित्व को पहले SBI करती थी। आज भी देखिए इन दोनों के बीच में है, क्योंकि आपको पता होगा, एक हम लोग बोलते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI, ध्यान देना है कि ये दोनों के बीच में क्या ऐसा कोऑर्डिनेशन है। तो आपको बता दें कि क्लियरिंग हाउस का जो काम है, समाशोधन का काम जो है, RBI के अब्सेंस में SBI देखती है, क्लियरिंग हाउस का काम देखती है। तो क्लियरिंग हाउस पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि जहां पे RBI तो वो क्लियरिंग हाउस का काम देखेगी, लेकिन जहां पे RBI का ब्रांचेज नहीं है वहां पे SBI क्लियरिंग हाउस का काम देखती है। तो इंपीरियल बैंक काफी, एक बार RBI के गवर्नर और इसके अध्यक्ष के प्रदीप चौधरी और D सुब्बाराव के बीच में लंबा बहस हुआ था। बहस था CRR को लेकर के, कैश रिजर्व रेशियो को लेकर के एक लंबा बहस हुआ था भाई, कि CRR में जो पूरे NDTL का नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज का जो पैसा है, जो आप मेरे पास जमा करते हैं, उसका परसेंटेज क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि CRR किसको बोलते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन और भी क्लियर हो रहा है। CRR जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो सब
जो किसी का जो पैसा होगा उसका अपना जो पैसा है वो एनडीटीएल है, जिसको बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज। नेट डिमांड टाइम डिमांड डिपॉजिट में क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट में एफडी होगा और क्या होगा, आरडी होगा। ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम सॉरी डिमांड डिपॉजिट में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो, डिमांड डिपॉजिट में जो है डिमांड डिपॉजिट में हम लोग के पास और एक टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट में आ जाएगा कौन, एफडी और कौन सा, आरडी। और डिमांड डिपॉजिट में हम लोग के पास आता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसको हम लोग कासा मिला के बोलते हैं, CASA कासा। तो एनडीटीएल क्या होता है कि जो भी बैंक में हम लोग जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा जमा करते हैं और टाइम डिपॉजिट के अंदर का जो एफडी और आरडी होता है, ये सारे पैसे का एक परसेंटेज जो है वो आरबीआई अपने पास ले जाती है, CRR यानी पूरे एनडीटीएल का, और बदले में आरबीआई कोई परसेंटेज नहीं देती है। उसी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और में जो प्रदीप चौधरी थे और डी सुब्बाराव के बीच में डिस्कशन हुआ कि भैया आप जो मेरा CRR ले रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा, अच्छा टॉपिक है, इसको समझ रहे हैं कि आपके चेहरे में बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, एक बार क्लियर कर दें। देखो क्या हुआ था, ये आरबीआई का डायरेक्शन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉप पे काम करता है, नीचे कौन, कमर्शियल बैंक बोल सकते हैं। तो बोलता है कि इसमें सिंपली देखिएगा रेट का क्या मामला है, बोलता है जब आरबीआई, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले, यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं, लॉन्ग टर्म, कौन लिया, आरबीआई से कौन लिया, कमर्शियल बैंक। देखो सीबी से छोटा भाई याद रखना, आरबीआई से बड़ा, ये छोटका भाई है, बड़का भाई से पैसा लेगा, तो कि कैसा टर्म के लिए लिया, लॉन्ग टर्म के लिए। तो बोलता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले, बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई को कुछ परसेंटेज दे दे, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। सिंपली समझिएगा, एकदम सामान्य भाषा में, कोई पुनर्कटौती रीडिस्काउंट का मामला नहीं सुनना है, बस सीधा समझना है कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से, यहां पर देखना है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले, कैसा टर्म ले रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले, इसको कौन सा रेट बोलेंगे, बैंक रेट। ठीक है, कौन ले रहा है, कमर्शियल बैंक, किससे, आरबीआई से। फिर दूसरा बात है कि जब कमर्शियल, यहीं रहना, यहां से बढ़ना नहीं है, बोलता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले, यहां पर क्या, कौन सा टर्म, शॉर्ट टर्म, तो बोलेंगे रेपो रेट। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए, बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई को कुछ परसेंटेज दे दे, बैंक रेट। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लोन ले, बदले में कमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज दे दे आरबीआई को, रेपो रेट। और जब कमर्शियल बैंक वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले, यहां पर लिखना पड़ेगा दैट इज द वेरी शॉर्ट टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं एमएसएफ, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फुल फॉर्म में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो यहां पर से फिर से एक बार देख सकते हैं कि जब कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले, बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई को कुछ परसेंटेज दे दे, बैंक रेट। जब कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले, बदले में कुछ परसेंटेज आरबीआई को दे दे, रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ले, बदले में कुछ परसेंटेज आरबीआई को दे दो, दैट इज एमएसएफ। लेकिन इस बार कमर्शियल बैंक अपने पैसे को जमा करेगा किसके पास, आरबीआई के पास, वो भी किस टर्म के लिए करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए, इसको बोलेंगे रिवर्स, तो बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट। अब काम खत्म हो गया है, तो इस चीज को समझिएगा, जब लॉन्ग टर्म के लिए लिया, बदले में परसेंटेज दे दिया, कौन सा, लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो बैंक रेट, जब शॉर्ट के लिए लिया तो रेपो रेट, जब वेरी शॉर्ट के लिए तो एमएसएफ। और जब उल्टा कमर्शियल बैंक अपने पैसे को किसके पास जमा किया, आरबीआई, और बदले में आरबीआई कुछ परसेंटेज किसको देगी, कमर्शियल बैंक को, तो क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार फिर से फिगर को देखिएगा, पढ़ना नहीं है,
आप बताइए टॉप पर किसको लिखें, बोलो ऊपर में किसको लिखें। हाँ सही बोल रहा है, ऊपर में किसको लिखें, आरबीआई की कॉमर्शियल बैंक, किसको, हाँ वेरी गुड आरबीआई, ठीक है आरबीआई। बड़ा भाई छोटा भाई, ऐसा भाई, बड़ा भाई, ये किसके साथ कनेक्ट रहेगा, छोटा भाई के साथ। ये कौन बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। आरबीआई एफएसएलआरसी का रिपोर्ट में, एफएसएलआरसी का अंडर गाइडलाइन यूफे के अंतर्गत आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। इसका दायित्व तो अलग किया है ना, अभी तुरंत बताए थे। तो शेयर मार्केट पे कौन कंट्रोल करेगा, सेबी। इंश्योरेंस पे कौन करेगा, इरडा। पेंशन फंड पे कौन करेगा, पीएफआरडी। एफएमसी का विलय किसमें हो गया, सेबी में। एफएमसी किस पर, एफएमसी के अंतर्गत कौन कौन आता था, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कौन शेयर मार्केट में चला गया, एमसीएक्स। एमसीएक्स का फुल फॉर्म क्या, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, याद है ना जी, ध्यान से देखिएगा, उबना नहीं है। देख रहे हैं कि अब इधर उधर बका रहे हो, बकाने की जरूरत नहीं है। देख हम तो अब आए हैं तो बहुत सब बच्चा लिखता था, सर प्लीज सर वीडियो अपलोड कीजिए, सर प्लीज सर वीडियो अपलोड कीजिए। अब भुग तो इतना बार लिखा कि आप तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब प्रहार में धड़ा गया तो 2 घंटा पढ़ोगे ना तो 4 घंटा नींद आएगा जबरदस्त, एकदम नींद का व्यवस्था कर रहे हैं रात में। नहीं जैसे बहुत बच्चा को रात में नींद नहीं आ रहा था, छटपटाता है इधर उधर, अब एकदम सॉलिड आएगा, एकदम पढ़ना इसको जम करके। और पढ़ने के समय यहीं पर ध्यान रखो। और अभी कोई टाइम नहीं हो, तो लगभग दोपहर का ही टाइम चल रहा है, अभी क्रिकेट का भी टाइम नहीं है, आएगा तो छोड़ देंगे। लेकिन आज एकदम मूड में है, कितना देर चलेगा पता नहीं, लेकिन आज एक क्वेश्चन अभी हुआ है, एक ही क्वेश्चन पर ही लंबा चल रहा है। और बता दें कि कोई इंटरनेशनल खबर पर बात नहीं चलेगी, कुछ नहीं, करंट अफेयर्स सीधा होगा वो भी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स को बेसिक क्वेश्चन से जोड़ भी देंगे। और जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसको एकदम आत्मसात करो, माइंड में फिट करो, बार बार रिवीजन करो। सवाल तो यही पूछेगा जी, यही सवाल पूछता है, फिर वही पूछेगा। काहे घबराने की क्या जरूरत है, काहे के लिए हम मोटा मोटा किताब लेंगे, मोटा मोटा नोट्स, इतना पीडीएफ, इतना वो नोट्स, ये सब चक्कर में मत रहना। कोनो नोट्स पढ़ करके आपसे कुछ नहीं होने वाला है। खूब इतना मोटा मोटा नोट्स आपको ला दे, दिल्ली से ला दे, तब दिल्ली का नोट्स खोजता है, क्या कर लोगे दिल्ली वाला। दिल्ली वाला कोई बेहतर दिमाग लेकर आया तो हम तो देखते हैं कि वहां जो दर वक्त तैयारी किया सबका पीटीओ नहीं हो रहा है, तुम लोग गर्दा उड़ा के पीटी निकाले हो, काहे नहीं निकलेगा। तुम लोग के पास क्वांटिटी अब ज्यादा हो गया है, यही मत डरना वो कहाँ तैयारी कर रहा है। हमारा बच्चा सबको अभी तक अपना खुद का ज्ञान नहीं हुआ। आज एक बच्चा लिखा कि सर आप तो यूपीएससी दे सकते हैं, देख लिए क्वेश्चन का लेवल, काहे नहीं दोगे। यूपीएससी खाली मुंह अच्छा करके 2 लाइन हिंदी 2 लाइन अंग्रेजी बोलने से यूपीएससी हो जाता है जी। यूपीएससी होने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा अप्रोच होना चाहिए, और आपके पास है। हम दावे के साथ बोलते हैं कि बुलाओ ना भाई, किसी को बुलाओ, यूपीएससी एस्पायरेंट को बुलाओ, इसको बुलाओ, वो भी 3-4-5 महीना पढ़ा है, तुम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हम सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में तुम लोग को कुछ नहीं बुझाता है, हाँ, लेकिन है कि फैक्चुअल क्वेश्चन में तुम लोग किसी को नहीं छोड़ने वाला। वो भी भिकना पहाड़ी, महेंद्रू, पुनाईचक, राजीव नगर और बाजार समिति, ये सब का बच्चा किसी को छोड़ने वाला है। कंकड़बाग, हनुमान नगर, ये सब बच्चा आया व्यवस्था लेके, डीवीसी का दाल भात चोखा राष्ट्रीय खाना को लेकर आया, 6 महीना तक जम के रगड़ रगड़ के इतना क्वेश्चन बनाएगा, स्कोर कर देगा। तो लोग एनालिसिस में रह जाएगा, देखोगे वो लोग पूरा एनालिसिस कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा मेरा प्रोग्राम होगा, ऐसा सिलेबस होगा। कुछ नहीं, लोगों को जब मन करता है तो मारता है सेट टाइट से, इसको देखना है और क्वांटिटी बढ़ाना है। लेकिन आप थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा है, ऑब्जेक्टिव के चक्कर में मत रहना। वो जो तो खाली टुक्का टुक्का टक 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 पढ़ते हो तो सब बंद कर दो, टक्का टक्का वाला नहीं काम चलेगा। अब थोड़ा सा अप्रोच करो, अब मेंस में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा। देख बच्चा मेंस वही सब बच्चा क्वालिफाई किया जो टक्का ब्लैक कोट नहीं किया, वही सब किया जिसके पास कुछ लेवल था, और लेवल में सबसे ज्यादा उसके पास रिवीजन का रिसोर्सेज था, करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान नहीं भटकाना है। चलो अब बहुत देर से हम पढ़ा रहे थे इसलिए हमको लगा था कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, ध्यान लगाओ, ठीक है। स्टार्ट करें, आदेश दो, बिना आदेश तुम लोग का कोनो काम थोड़ी होता है। चलो बताओ कहाँ, ऊपर में कौन, जल्दी जल्दी बताओ, आरबीआई, नीचे कौन, कमर्शियल बैंक, बहुत अच्छा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व कौन, कमर्शियल बैंक, इसको छोटका भाई बोल सकते हैं कि नहीं,
बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब बताइएगा, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीचे कॉमर्शियल बैंक है, ध्यान देना है, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीचे कॉमर्शियल बैंक है, अगर तुम ही बताना है, तुम ही लोग को बताना है, आंसर देना वहां से। और चूंकि हम जब लाइव आएंगे तो तुम एक को लड़का पीछे हटा, गलती मत देना। ये नहीं कि देखते हैं आजकल लाइव में कोई क्वेश्चन पूछा, उसको क्या जाता है, कोनो तोप लगाए हुए कि टीचर की वहां से कुछ कर देगा, बी, और यहाँ तक टीचर अपना प्रचार में लगा हुआ है, बहुत अच्छा बी, बहुत अच्छा सी, अरे यार पढ़ा रहे हो, बेच रहे हो बी और सी को, ध्यान देना है, ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। तुम कंसेप्ट, हम बार बार बोलते हैं, पहले कंसेप्ट, फिर डिस्कशन, बाद में ऑब्जेक्टिव। और अगर पहले ऑब्जेक्टिव तो देयर शुड बी नेसेसिटी फॉर द सम डिस्कशन ऑल्सो। अगर ऑब्जेक्टिव ले रहे हो तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए, देन यू विल प्रूव द रियल कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब जब तक प्रूव नहीं करोगे रियल कंसेप्ट तब तक वो काम नहीं होगा। इसका मतलब पहले अच्छा होगा आपके स्वास्थ्य के लिए, पहले कंसेप्ट, देन डिस्कशन और लास्ट में ऑब्जेक्टिव। और यही ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर देगा, यही मंत्र है। इसी मंत्र से तुम बहुत बेहतर कर सकते हो। और ये मंत्र जिसको आ गया वो जबरदस्त करेगा, नौकरी क्यों नहीं होगा, होगा जी। और ये सब ध्यान नहीं देना है कि सर इसमें सेटिंग होता है, उसमें ये होता है, अरे होता है तो उस पर, अब उस पर ध्यान देकर कर भी क्या सकते हो। हम तो सरकार है नहीं, हम तो बोले भी थे कि जिस दिन उस जगह पे जाएंगे सबसे पहले इसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, हमें तो पता है, हर लोगों को पता है, क्यों नहीं पता रहेगा, पता इन बातों का रहता है। लेकिन हम लोग को जो दायित्व दिया गया है उन दायित्वों से भागेंगे और इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा दायित्व जो दिया गया है कि आप अपने बच्चों को कैसे पास करा सकते हैं। 1717 वाली वैकेंसी में 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 22 ने 22 पैसा भी नहीं दिया है। मेरे जो बच्चे हैं उनको, मुझे पता नहीं कि सिलेक्शन हो रहा है, वो तो सेलेक्ट हो रहे हैं। अब कहाँ से कौन जा रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि अगर अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, अच्छे तरीके से दौड़ लगाओगे, अच्छे तरीके से मेंस की तैयारी करोगे तो तुम्हारा नौकरी तो होना है। अब बाकी क्या होता है उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हो ही रहा है और नहीं हुआ है। इस बार पीटी नहीं हुआ तो 25 वाले में पूरा जोर लगा। और परीक्षा के पहले थोड़ा आंख नाक कान कुल सब खोल के रहा करो, चारों तरफ नजर रखो, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अपने पर खाली ध्यान मत दो कि हम बहुत विद्वान आ गए, हम सब कुछ कर लेंगे, जैसे हो। देखो बात क्या ना कि सफल इंसान को सब लोग पूछते हैं, तो सफलता के लिए, जो सफल होने के लिए आप अपने पर तो पूरा ध्यान लगाएं ही, थोड़ा आप अपने कान को, नाक को, सबको खोल कर रखें कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलिए सब धीरे धीरे बताते रहेंगे, बहुत लंबा चल रहा है, इसको खत्म कर लेते हैं। तो आरबीआई कैसा टर्म, कि कॉमर्शियल बैंक से स्टार्ट करें, यहां से चलें, ठीक है। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले, कैसा टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, कैसा टर्म, लॉन्ग टर्म, तो कौन सा रेट, बैंक रेट। अब क्या है, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म, यहां लिख सकते हैं कौन सा टर्म, शॉर्ट टर्म के लोन ले, और बदले में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या करेगी, परसेंटेज देगी। फिर से देखिएगा, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले, बदले में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को कुछ परसेंटेज दे दे, बैंक रेट। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले, बदले में कॉमर्शियल बैंक कुछ आरबीआई को परसेंटेज दे दे, रेपो रेट। और जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले और बदले में कुछ कॉमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज दे दे, इसको हम लोग बोलेंगे एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आराम से हो गया। रीडिस्काउंट फ्री डिस्काउंट का सेक्शन में मत पढ़ना, उलझा देगा। जब कॉमर्शियल बैंक के पास लिक्विड ज्यादा और ये अपने पैसे किसके पास जमा करे, आरबीआई, कैसे टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसमें रिवर्स काम हुआ ना। हर बार कौन ले रहा था, छोटका भाई, इस बार छोटका भाई किसको दे दिया, बड़का भाई को, तो पक्का यहां पर से कैसा काम हुआ, रिवर्स। इसको बोलते हैं दैट इज द रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें एक और चीज को याद रखिएगा, हम लोग के इंट्रोड्यूस हो गया एमसीएलआर, जिसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑन द लेंडिंग रेट, इसको ध्यान रखना है। इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीजों पर बात किए थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एमसीएलआर के पहले हम लोग बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, इस सब पर बात हुई। इसको याद रखना है, फुल फॉर्म जिसका नाम है, ये जो इसको समझिएगा,
मार्जिनल कॉस्ट ऑन द लेंडिंग रेट, इतना याद रखना है। इसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे थे CRR का, इसको ध्यान में रखना है। CRR का मतलब होता है कि ये बैंक है, तो बैंक का जो डिपॉजिट होता है, बैंक के पास एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। इस दोनों को मिलाकर हम लोग कासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कासा। क्या बोलते हैं? कासा। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं FD और एक को बोलते हैं RD। तो ये दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं ये जो डिपॉजिट है वो टाइम डिपॉजिट है, ये दोनों जो डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट है। एक बार इसको और क्लियर कर देते हैं तो आप ज्यादा समझ जाइएगा। ये कमर्शियल बैंक है, समझना है। कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट कितना तरीके से? दो। ऊपर में कौन? करंट अकाउंट, इधर कौन? सेविंग अकाउंट, इधर कौन? FD, इधर कौन? RD, रेकरिंग डिपॉजिट। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? कासा, CASA। ये दोनों को मिला क्या बोलेंगे? ये दोनों, या ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कौन? डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। और इसको, ये डिमांड डिपॉजिट है, और ये कौन सा हो गया? ये दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है? ये कौन सा डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट। ये कौन सा डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट। तो ये दोनों को मिला के हम लोग एक नाम दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज। नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज। तो नेट डिमांड डी से आप देख रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट में कौन आ गया? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और टाइम में कौन आ गया? FD और कौन? RD। और इसको मिला के कौन डिपॉजिट बोलेंगे? टाइम डिपॉजिट। अब ये NDTL का जो है ना, तो क्या है कि CRR में NDTL मतलब नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटीज को, इस NDTL में इसको हम लोग बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बोलता है NDTL का कुछ परसेंटेज कौन लेती है? RBI। लेकिन बदले में ये कमर्शियल बैंक को कोई परसेंटेज नहीं देती है, इसी को हम लोग CRR बोलते हैं, नगद आरक्षण अनुपात बोलते हैं। एकदम सिंपल है। अगर बहुत अच्छे से इसको हम लोग क्लैरिफाई कर दें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेट भी आप लोग का क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आज एक क्वेश्चन पर हम लोग बात किए, एक क्वेश्चन पर इतना हम लोग के पास अप्रोच आया। एक झलक प्रहार का इसे कहते हैं प्रश्नों का विश्लेषण, रियल में इसे कहते हैं प्रश्नों का विश्लेषण।